स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। शुरू करते हैं वायु प्रदूषण के मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2 दिसंबर को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान यानी ग्रैप स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में गिरावट के रुझान का विश्लेषण करने के बाद गुरुवार 5 दिसंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM द्वारा प्रस्तावित छूटों पर फैसला करेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जब CAQM के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने छूट की मांग की तो न्यायमूर्ति ओक ने कहा AQI स्थिर नहीं है, ये बढ़ गया है। हम आपके सुझावों पर गौर करेंगे, लेकिन आज हम छूट की अनुमति नहीं देंगे। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि ग्रैप 4 उपाय बहुत विघ्नताकारी हैं, ASG भाटी ने कहा कि CAQM ने छूट के लिए सुझाव प्रस्तावित किए हैं और पीठ से उन पर विचार करने का अनुरोध भी किया है। अगली बड़ी खबर में 70 वकीलों को दिए गए वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हालिया संचार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। आज जब वकील द्वारा CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया तो पीठ ने मौखिक रूप से उल्लेख की अनुमति देने से इनकार कर दिया और वकील को सूचीबद्ध करने के लिए एक पत्र प्रसारित करने को कहा। विशेष रूप से 29 नवंबर को एक अधिसूचना द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने 70 वकीलों के नामों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने 300 से अधिक वकीलों के साथ साक्षात्कार के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के लिए 71 वकीलों के नामों की सिफारिश की। एक और जरूरी खबर में संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह से संबंधित हालिया विवादों के मद्देनजर पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं के अंदर अदालतों द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण आदेशों के निष्पादन को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा राज्यों को धार्मिक संरचनाओं के सर्वेक्षण के लिए अदालतों द्वारा जारी आदेशों को निष्पादित करने से रोकने के लिए एक निर्देश चाहते हैं, ताकि कथित तौर पर दावों का पता लगाया जा सके कि वे अन्य धर्मों से संबंधित संरचनाओं के ऊपर बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता राज्यों, उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्टों को पूजा स्थल अधिनियम का पालन करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। वे ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण आदेशों पर भी रोक लगाने की मांग करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह, भोजशाला, संभल जामा मस्जिद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद और ज्ञान वापी से जुड़े मामले देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रहे हैं और इन सभी मामलों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद तमिलनाडु में मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ उस फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बालाजी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि रिहाई के बाद बालाजी को मंत्री नियुक्त किए जाने से गवाह पे दबाव पड़ेगा और गवाह दबाव में होंगे। आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओक ने कहा, हम जमानत देते हैं और अगले ही दिन आप जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा के तहत बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण गवाह दबाव में होंगे। ये आखिर क्या चल रहा है? 29 सितंबर को बालाजी ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बिजली, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास,
निषेध और उत्पाद शुल्क विभागों के प्रभार के साथ मंत्री के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित 23 सितंबर 2023 की एक कथित मानहानिकारक वीडियो रिपोर्ट को लेकर पत्रकार ममता त्रिपाठी को दंडात्मक कदमों के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। ममता त्रिपाठी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि यह उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला है, क्योंकि जब भी याचिकाकर्ता कोई रिपोर्ट करती हैं तो FIR दर्ज कर दी जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि पूरा मामला दैनिक भास्कर के पोर्टल पर एक कहानी से संबंधित है जिस पर समाचार संगठन कायम है। वरिष्ठ वकील ने दैनिक भास्कर के एक संचार का भी हवाला दिया जिसमें उल्लेख किया गया था कि त्रिपाठी की वीडियो रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही थी, लेकिन प्रस्तुति के साथ कुछ मुद्दों के कारण लिंक को दैनिक भास्कर वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा एक अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आइए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। सिविल जज AM बुखारी, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता हैं, एक पति और पत्नी के बीच विवाद के गवाह बने। यह नवंबर 2020 की बात है। पति जबरदस्ती पत्नी से नवजात बेटी को छीनने की कोशिश कर रहा था। पत्नी, जो खुद एक न्यायिक अधिकारी हैं, ने दिसंबर में पति के खिलाफ क्रूरता, धोखाधड़ी आदि अपराधों के लिए प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की। याचिकाकर्ता यानी सिविल जज ने कहा कि वो पड़ोसी और गवाह के रूप में महिला के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस ने दिसंबर 2021 में पति को गिरफ्तार भी कर लिया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। फिर अप्रैल 2022 में पति ने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। फरवरी 2023 में उन्होंने अपनी पत्नी, याचिकाकर्ता और सरकारी वकील को अवमानना याचिका में प्रतिवादी के रूप में जोड़ने के लिए एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अवैध गिरफ्तारी को उकसाया था। इसी साल मार्च में याचिकाकर्ता और महिला दोनों को न्यायिक सेवा से निलंबित कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है, का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बाध्य करना था, ना कि किसी निजी व्यक्ति को। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस मामले में न्यायिक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें एक पक्ष के रूप में जोड़ने का आवेदन अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत प्रदान की गई 1 वर्ष की सीमा से परे दायर किया गया था। इस SLP पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस जारी किया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक भी लगा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।